हाँ जी, लक्ष्मण जी, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताएं। मैं लक्ष्मण संघ सेवेवाला, जनरल सेक्रेटरी पंजाब खेत मजदूर यूनियन। हम डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट के गांव गुमटी खुर्द, जिसको सेवेवाला बोलते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। और हमारे गांव में 91 में एक समागम हो रहा था। उसी समागम पर आकर वो जो टेररिस्ट थे पंजाब के, उन्होंने अटैक कर दिया था। वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के रिप्रेशन के खिलाफ थी और जो कम्युनलिज्म का पंजाब में बहुत बड़ा संताप पंजाब झेल रहा था, उसके खिलाफ थी। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो टेररिस्ट थे उनके जो एनकाउंटर किए जाते थे, और दूसरी तरफ वो जो खालिस्तानी लोग थे वो बोलते थे कि वहाँ पर जो हम खालिस्तान बनाना है, वहाँ पर हिंदू को रहने की कोई अनुमति नहीं होगी। वो मोटर गाड़ी से लोगों को निकाल कर, जिसके पगड़ी नहीं होती थी, जिसके केस नहीं होते थे, उनका कत्ल कर देते थे। हम तम्बाकू नहीं बेचने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और पंजाब के लोग इन दो जो दहशतगर्दी है, एक स्टेट की थी, एक खालिस्तानियों की थी, उन दोनों के बीच में पिस रहे थे। और उसी समय वो फ्रंट बना हुआ था, जबरते फिरका परस्ती विरोधी फ्रंट। और वो लोगों को अवेयर कर रहा था कि हमारा इशू धर्म का इशू नहीं है, हमारा मजदूर का इशू है, उनकी एम्प्लॉयमेंट का इशू है, किसान की फसल का इशू है, उनके रोजगार का इशू है। मजदूर को लैंड चाहिए, और जो यूथ है उनको भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको स्टडी चाहिए, और जो लेडीज़ हैं उनके ऊपर जो जबर होते हैं वो इशू होना चाहिए, ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। तो उसी समय उन्होंने हमारे गांव में आकर अटैक किया था और उनमें 18 लोग शहीद हो गए थे। हमारे एरिया के ऑर्गेनाइजर थे मेघराज भगतवाना, वो भी उसमें शहीद हो गए थे। और उसके बाद हम उस समय पढ़ रहे थे बीए सेकंड ईयर में, और उसके बाद हमने पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में आए थे। 93 में हमने पंजाब खेत मजदूर यूनियन को लॉन्च किया था। 2 ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ की पंजाब के जो दलित लोग हैं, वो एक पेंडू मजदूर यूनियन थी और दूसरी देहाती मजदूर यूनियन थी। इनकी यूनिटी हुई थी और उसके बाद 93 में पंजाब खेत मजदूर यूनियन बनाया गया था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य आदेश है वो है कि जो वहाँ का खेत मजदूर है, दलित है, उनका इकोनॉमिक शोषण भी होता है, उनका कास्ट के आधार पर भी शोषण होता है, समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं है। और हमारा जो मुख्य आदेश है वो है वहाँ की बराबरी लाना। और उसके चलते हुए बहुत सारे इशू है जिस पर हम एजुकेशन करते हैं। जैसे मजदूर के कर्ज का इशू है, उनके सिर पर कर्ज बहुत है। उनको कर्जदार जब परेशान करते हैं तो वो सुसाइड भी करता है। और उनके पास ज़मीन ना होने की वजह से वो जब जमींदार के खेत में जाता है तो उनकी बहू बेटी की इज्जत भी महफूज नहीं रहती, उन पर भी अत्याचार होता है। वो भी इशू हम लेते हैं, बहुत सारे इशू हमने लिए हैं, और उन जो कल्प्रेट है उनको सजाएं दिलाई है। और एम्प्लॉयमेंट का इशू है, जैसे नरेगा है, अब मनरेगा का काम चलता है, लेकिन मनरेगा में मजदूर को पूरा काम नहीं मिलता। ज़मीन का इशू है कि भारत सरकार के कानून के अनुसार कोई भी आदमी 17 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो जागीरदार हैं वहाँ के, वो पॉलिटिशियन में भी हैं, वो बड़ी बड़ी ज़मीन रख रहे हैं, वो ज़मीन उनमें बांटी जाए। और हमारे गांव में जो पंचायती लैंड है उनका 1/3 होता है, वो दलित ही कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कानून में ही है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। वो इशू भी हम ले रहे हैं। और जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए जो सोशल सिक्योरिटीज़ की कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ सहूलतें दी जाती है,
उनको इम्प्लीमेंट करने में भी जब प्रॉब्लम आती है तो हम उनको लेते हैं, उन पर एजुटेशन करते हैं। अभी जो ये 3 कानून लागू होंगे उससे फूड सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ने वाला है? जो इम्पैक्ट दलित ज़मीनहीन जो परिवार है उन पे क्या असर पड़ने वाला है? हमारा मानना है कि ये जो 3 लॉज लाए गए हैं मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था उनकी अगली कड़ी है, उसका उनको आगे और विकास किया जा रहा है। और हम अब इनका असर क्या होगा उससे पहले ये बताना चाहेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या असर हुआ था। जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया तो उनके साथ बहुत सारा अनाज पैदा हुआ, लेकिन जो खेत मजदूर है उनके ऊपर उनका बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। उनका जहाँ पर खेती में तकनीक और मशीनरी आने की वजह से उनका रोजगार छीन हो गया। पहले बहुत लंबा समय रोजगार मिलता था मजदूर को, अब उनका रोजगार बहुत कम हो गया। और दूसरी वजह यह है कि वो पहले अपने घर में एक कोई गाय भैंस कट्टी बच्ची वो पाल लेते थे, और उसके साथ उनका दूध बेचकर, जहाँ ऐसा भी हो जाता था कि उनका जब कोई लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, तो वो पशु को बेचकर, जानवर को बेचकर वो उनकी अपना काम चला लेती थी। लेकिन अब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो पेस्टिसाइड्स आए हैं, नदीनाशक आई हैं, वहाँ में उनको वो हरा चारा भी नसीब नहीं हो रहा, इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। बालन खत्म हो चुका है, उनका रोजगार बहुत कम हो गया है। और दूसरी तरफ ये हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से वहाँ का जो वातावरण है वो गड़बड़ हो गया, जो खाद्य पदार्थ है वो जहरीले हो गए, और कैंसर जैसी, हार्ट अटैक जैसी, जो किडनी की बीमारी है और बड़ी बड़ी बीमारी है वो उनको लग चुकी है। और दूसरी तरफ ये है कि हमारी गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है 91 में लाई गई है, उसी के चलते हुए जो हॉस्पिटल है उसमें जो थोड़ा बहुत इलाज होता था वो बंद हो चुका है। तो मजदूर को इन ग्रीन रेवोल्यूशन के लागू होने का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उनके सर पर कर्ज बढ़ गया और वो सुसाइड करने लगा है। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया जाएगा इन लॉज के जरिए, तो ये जो 3 लॉज हैं, हमारा ये मानना है कि ये 3 लॉज की एक ऐसी जहरीली त्रिशूल है जो मजदूर का जो बचता हुआ रोजगार है वो भी छीनेगी, उनको महंगाई भी बढ़ेगी इसके साथ, और उनकी खुराक है जो फूड सिक्योरिटी है वो भी खतरे में डाल जाएगी। पीडीएस खत्म हो जाएगा इसके साथ। और ये भी है कि खेती के जो 3 क्षेत्र हैं, एक उनकी पैदावार का इशू है, और दूसरा मंडीकरण का है, और तीसरा स्टोरेज का। ये तीनों ही क्षेत्र में अडानी अंबानी जैसे जो कारपोरेट जगत के लोग हैं, कारगिल बायरवर्गी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनकी मोनोपोली हो जाएगी इस पर। तो हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मर के जरिए क्या पैदा किया जाए? वहाँ पर गेहूं पैदा किया जाए, कपास पैदा किया जाए, दाल पैदा किया जाए, या फूल पैदा किया जाए, सोयाबीन पैदा किया जाए। क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होंगे वो तो ऐसा करेंगे, उनको मुनाफा चाहिए, जो हमारे देश के लोगों की ज़रूरत के अनुसार वो पैदावार नहीं होने देंगे। तो देश के सामने खुराक का एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और इनकी सबसे ज़्यादा जो मार है, इनका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव है, वो जो खेत मजदूर है, दलित है, उनके ऊपर पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाया गया है, उसी के चलते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि यहाँ पर तो बहुत सारा अनाज है, इसीलिए इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। वो अनाज के भंडार है, वो जो गरीब लोग हैं उनकी भूखमरी के चलते हुए हैं। हमारे देश के बड़े बड़े माहर हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है, यूएनओ की रिपोर्ट है कि
वहाँ का जो भारत की जो दलित महिलाएं हैं वो जनरल कैटेगरी की महिलाएं से कम से कम 14 वर्ष 6 महीने कम जी पाती है। उसकी वजह ये है कि उनका खाने को उनको पूरा नहीं मिलता, उनका जो रहने का वातावरण है वो ठीक नहीं होता, जब उनका जो ब्लड है, उनका खून है, वो खून की कमी होती है उनमें। और हम देखते हैं कि जब वो जनेपा होता है, जो बड़े बड़े डॉक्टर है वो बोलते हैं कि जनेपे वाली लेडीज़ को पहले चेकअप कैसे करवाना है, कैसे खाना है, कहाँ रहना है, कहाँ चलना है, वो बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन दलित परिवार की लेडीज़ है जो वो उनके परिवार में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उनको आराम दिलवा सके, उनको खुराक दिलवा सके, उनका रेगुलर चेकअप करवा सके। तो उसके चलते हुए वो बहुत सारी बीमारी का शिकार होती है। अगर हमारे देश में पहले ही फूड की कमी से, खुराक की कमी के कारण दलित महिलाएं कम जीतती है, तो जब फूड के सिक्योरिटी के ऊपर कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। और हमारे गवर्नमेंट के ही वो जो आंकड़ा है वो बताता है कि वहाँ पर जो दलित समेत जो कमज़ोर वर्गों के लोग हैं हमारे देश में, हर साल 8 लाख बच्चा है जो कुपोषण की वजह से वो मौत के मुंह में चला जाता है। अगर अब इन कानून के चलते हुए खुराक का इशू और भी गहरा हो जाएगा तो वहाँ पर मौत दर भी बढ़ेगी, वहाँ पर भूखमरी पड़ेगी और जो दलित वर्ग है उनका जीना बहुत कठिन हो जाएगा। हमने देखा कि पानी के ऊपर जब कारपोरेट का कब्जा हुआ तो पानी है जो वो उनकी बोतल बिसलेरी की ज़्यादा से ज़्यादा 10 पैसे में तैयार होती होगी और वो उनको 20 रुपए में देता है। जब अनाज पर, दाल पर, सब्जी पर, उन गैस पर, बालन पर उनका कब्जा हो जाएगा तो हमें किस रेट में मिलेगा, ये हमें समझ में आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ब्लैक लॉज हैं जो वो किसान के साथ साथ मजदूर का सबसे बड़ा नुकसान करने वाले हैं और मजदूर को इस एजुकेशन में सबसे बढ़कर आगे आना चाहिए। इस बात को आगे बढ़ाते हुए आपने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि जब खेत मजदूर दिल्ली से वापस आएंगे आप उनको और भी ऑर्गेनाइज करके प्रोटेस्ट में लाएंगे, तो इस पे क्या काम चल रहा है फिलहाल? इसमें 2 स्तर पर काम कर रहे हैं। एक तो जो मजदूर वर्ग है जिसको ऐसा लगता है कि ये तो मजदूर का इशू नहीं है, क्योंकि भाजपा वालों ने ये बहुत निचले स्तर पर जोर से कंपेन किया हुआ है कि ये तो लैंड वाले लोगों का इशू है, ये तो एमएसपी का इशू है, इसीलिए मजदूर को उनमें भाग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहीं कहीं ऐसी अफवाहें भी चल रही है कि मोदी जी तो किसान से ज़मीन छीन कर मजदूर को देने वाले हैं। ये सभी बकवास है। और एक तो हम इन बातों का जो सच है वो मजदूर के सामने लाने के लिए कि ये कानून आपको कैसे कैसे हिट करेंगे, और हम मजदूर को ये भी बता रहे हैं कि मोदी की इन बातों पर यकीन मत करें। मोदी साहब ने तो बोला था कि आपको 15-15 लाख मिलेंगे, ये भी बोला था कि घर घर में नौकरी मिल जाएगी, ये भी बोला गया था कि जो ब्लैक मनीज बाहर गई हो या उनको लाए ले आएंगे। और दलित लोगों को तो ये बात समझनी चाहिए कि वो देश को मोदी सरकार, भाजपा सरकार जो आरएसएस उनके पीछे हैं, वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और हिंदू राष्ट्र का जो बेस है वो है मनुस्मृति, और मनुस्मृति दलित के साथ कैसा व्यवहार करती है ये सभी दलित लोग जानते हैं। बहुत समय पहले ये भी था कि जो दलित लोग हैं वो जब चलेंगे, जो मनुस्मृति का ही फंडा था कि वो चलेंगे तो उनके पीछे झाड़ू बंदा होगा, उसके मुंह पर कुज्जा होगा, और वो किसी चीज़ को टच करेंगे तो वो खराब हो जाएगी, वो दूसरा बड़ा लोग उसको नहीं बरतेंगे।
और अब भी जब देश में मोदी सरकार आई है तब भी दलितों ने देखा है कि दलित के ऊपर जो सदियों से वो सैकड़ों वर्ष से ये कास्ट का अटैक होता रहा है, मोदी सरकार के आने के बाद ये अटैक और बड़ा है। हमने देखा है कि गुजरात में जो मर्दार उठाने का काम करते हैं, मरे हुए पशु उठाने का काम करते हैं, उन लोगों को ये कहकर पीटा गया कि ये एक गऊ हमारी माता है, ये गऊ की खलड़ी उतार रहे थे। और बाद में ये साफ हुआ कि वो तो मरा हुआ पशु उठाने का काम करते थे। कलेक्टर की रिपोर्ट भी आई कि किसी किसान की गऊ को जो लवायन है उसने मार दिया था। और लेकिन इस सब के बावजूद उनको नंगा किया गया, उसको गाड़ी के पीछे बांधा गया, बहुत बुरी तरह से पीटा गया और उसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। हमने ये भी देखा है कि गुजरात में एक दलित नौजवान जब गरबा देखता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है कि ये तो उच्च जाति के लिए ही महफूज है, आप क्यों देख सकते हैं। हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट से SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। हमने देखा है कि सहारनपुर के दंगों में क्या हुआ और अभी अभी हाथरस की घटना सभी लोगों के सामने है कि कैसा दलितों के साथ ये गवर्नमेंट कर रही है। तो हम दलित लोगों को, मजदूर लोगों को इन बातों को सामने रखकर मोदी साहब की जो बातचीत है उसको जानने की, उनको चेतन करने की, उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्तर तो ये है कि हम मजदूरों को और अवेयर करने के लिए वो नुक्कड़ मीटिंग है, उनके डोर टू डोर जाकर उनको वो इनके लिए अवेयर करेंगे। और दूसरा ऐसा है कि जो हमारे पंजाब की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है मजदूरों की, दलितों की, उनके साथ हमने संपर्क साधा हुआ है और हम चाहते हैं कि वो ज्वाइंटली कोई एक्शन हो सके। हमारा ये भी मानना है कि मजदूर वर्ग को दिल्ली में लाना, दिल्ली में लेकर जाना काफ़ी मुश्किल है, इकोनॉमिकली भी मुश्किल है और वो इतना समय भी नहीं दे सकते कि वो तो अगर सुबह कमाएंगे तो शाम को खाएंगे। इसीलिए वो पंजाब में इस बात को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ये हम काम कर रहे हैं और हमारा ये भी मानना है कि जितनी देर दलित वर्ग किसान के साथ इकट्ठा नहीं होता, ये कानून को वापस करवाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत बड़ी आबादी है दलितों की। हमने देखा कि पंजाब में 32% तो दलित है, फीसदी दलित है और 17% वो लोग हैं जिसके पास ज़मीन थी और अब ज़मीन छीनी गई। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, उनको भी इस बात का सबसे नुकसान होगा। अगर ये सभी जो संख्या है 5 एकड़ तक वाले किसानों की, बेजमीनों की, और जो हमारे दलित वर्ग है, अगर ये 65% लोग हैं जो वो एजुटेशन से बाहर रहेंगे तो एजुटेशन को जीत पाना मुश्किल होगा। हम ये काम करने की कोशिश करेंगे कि इन सभी को यूनाइट किया जाए। अगर ये यूनाइट होते हैं तो बड़ी बड़ी जो लहर है वो आगे बढ़ती है। हम ये बात हमने ये भी देखी है कि हमारे पंजाब का जो पिछोकड़ है, जो इतिहास है, इन लोगों को कत्तर होने में जो कास्ट का इशू है वो बहुत बाधा डालता है। जितनी भी एजुकेशन जहाँ लहर है वो कामयाब हुई है, सफल हुई है, वही कामयाब हुए हैं जिसने कास्ट और रिलीजन को साइड में किया। चाहे सिख धर्म की बात कर लो तो उन्होंने भी कास्ट के इशू को बहुत निडरता के साथ दूर करने की कोशिश की, अपर कास्ट को समझाने की कोशिश की कि ये बात बुरी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और गदर लहर की बात करें तो उनका भी यही एजेंडा था। भगत सिंह की बात करें तो उन्होंने भी अछूत के सवाल पर अपना एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने बोला, अगर आप दलित को अपना अधिकार देने के लिए तैयार नहीं तो आपको
बरतानिया से अपना राइट मांगने का क्या अधिकार रह जाता है। और अब भी ये बात किसान भाइयों को भी समझनी चाहिए कि जितनी देर तक वो मजदूर को साथ नहीं लेंगे उतनी देर तक वो जो कारपोरेट वाले हैं, क्योंकि ये लड़ाई मोदी से लड़ाई नहीं है, सिर्फ देखने को मोदी के साथ लगती है, उनके पीछे ना सिर्फ अडानी अबानी है और उसके भी बड़ी जो कंपनी है बड़ी बड़ी, और अमेरिका है, WTO है। ये WTO के साथ लड़ाई है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और पंजाब के लोगों को एकजुट करने की बात है, हरियाणा है, राजस्थान है, सभी लोगों को एकजुट करने की बात होनी चाहिए। अगर ये हो जाती है तो लाजमी है कि ये संघर्ष है, जो एजिटेशन है, वो कामयाब हो पाएगी। थैंक यू लक्ष्मण जी, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू दलित कैमरा।